मैं आनंद आपके सामने प्री बोर्ड साइंस पेपर के एनालिसिस लेके आ रहा हूँ जो कि बोर्ड के पेपर में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन कि Zn प्लस ए रिएक्शन करता है ZnSO4 प्लस Cu बनाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे CuSO4 रहा होगा, तभी जाके यहाँ पे Cu अलग हो गया और ZnSO4 यहाँ पे बन गया। ऐसा इसलिए हुआ कि Cu लेस रिएक्टिव है Zn से। ठीक है, Cu लेस रिएक्टिव है Zn से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलाई जाती है तो इससे क्या होगा। इससे वाटर जो है ट्रांसपेरेंट से धीरे धीरे वाइट कलर में चेंज होता जाएगा। इसकी अगर रिएक्शन मैं आपको बताऊं तो रिएक्शन हो जाएगी CaOH ट्वाइस प्लस CO2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा जो कि वाइट कलर हो जाएगा। तो इसका आंसर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है कि लाइम वाटर का फार्मूला जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया था वही लाइम वाटर बन जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन से एकदम करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। तो ऐसा इनमें से किसके साथ नहीं होता। तो सी जो ऑप्शन में HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें ये क्या है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ आपको ये देखना है कि क्या कहते हैं कौन सा केमिकल इक्वेशन बिल्कुल ही बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे ध्यान देना होता है। यहाँ अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो आपको यहाँ दिखेगा किसी ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि Na की संख्या यहाँ पे 4 है और O की संख्या जो है 2 है। अब प्रोडक्ट साइड अगर देखते हैं तो Na की संख्या फिर से 4 है और O की संख्या यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे C एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो जहाँ पे नहीं आता है इनको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। ये जो A कंपाउंड है इसके हिसाब से कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। इट हैज़ मोर H प्लस आयंस दैन OH माइनस, बिल्कुल सही बात है। अगर इसका pH लेवल 7 से कम है तो H प्लस आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। सार इन टेस्ट, बिल्कुल करेक्ट। एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे जो C ऑप्शन है ये नहीं होगा, C ऑप्शन नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, pH of a compound A indicated on a pH scale is 5. Which statement is not true about this compound? कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं 7 से कम वाले के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पे भी वही सवाल पूछा गया है। इट हैज़ मोर H प्लस आयन दैन OH माइनस, बिल्कुल करेक्ट है। सार इन टेस्ट, एकदम राइट। एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल करेक्ट। बेसिक इन नेचर नहीं होगा। pH स्केल अगर 5 है यानी 7 से नीचे है तो बिल्कुल भी बेसिक नेचर का वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, when 1 gram copper oxide is heated in a china dish it becomes coated with black copper oxide because, यहाँ पे बोला गया कॉपर पाउडर को अगर गर्म किया जाता है चाइना डिश में तो ये ब्लैक हो जाता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉपर जो होता है ये कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। कॉपर जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इसकी वजह से ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में यहाँ बात की गई है। मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ हो रहा है, यानी अगर देखा जाए Mg प्लस CuSO4 की बात यहाँ पे की जा रही है। ये रिएक्शन में क्या बनाएगा, MgSO4 प्लस Cu। इट मीन्स मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है ये कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ज़्यादा ऊपर आता है, इसलिए ये इसके आयंस को अपनी तरफ ले लेगा, ठीक है, और Cu यहाँ पे मेटल अलग हो जाएगा। तो इसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन न्यूट्रल सॉल्ट देखिए तभी बनेगा या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक एसिड वीक बेस हो। तो इसमें से ऑप्शन ढूंढ लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है टर्मरिक पेपर इंडिकेटर टर्न्स रेड। टर्मरिक यानी हल्दी, आपने देखा होगा कपड़ों पे कभी हल्दी लगी होगी तो मम्मी जब उसे धोती हैं तो वो रेड कलर का निशान छोड़ता है। यानी अगर बेसिक मीडियम यानी साबुन का जब यूज़ किया जाता है, साबुन बेसिक है और बेसिक मीडियम में टर्मरिक जो है रेड कलर शो करता है और एसिड में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्षार की माध्यम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि रिएक्टेंट साइड पे जो मास होगा रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट साइड के मास के बराबर होना चाहिए, यानी कि जस्टिफाई करेगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, विच आर अ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल। अब रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बॉडी से बाहर निकलती है नेजल कैविटी के जरिए, और वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी, ये तीनों ही चीज़ें, यानी ऑप्शन ए एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा विच इज नेफ्रॉन, वेयर इज नेफ्रॉन लोकेटेड इन द गिवन पिक्चर ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन सिस्टम। यहाँ वृक्काणु यानी नेफ्रॉन जो यूनिट बोली जाती है किडनी की, वो इसमें से कहाँ लोकेटेड है। तो सबसे पहले हमें किडनी लोकेट करना होगा, ये है किडनी यानी 3 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है, और किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन होते हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव उत्सर्जन अंग तंत्र में नेफ्रॉन कहाँ स्थित होते हैं। वेयर आर द नेफ्रॉन्स लोकेटेड इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम। जस्ट अभी इसी पिछले क्वेश्चन में बताया कि किडनी अगर है तो किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन होंगे और नेफ्रॉन से मिलकर ही कहीं ना कहीं किडनी बनी होती। तो वृक्क हिंदी में इसे वृक्क बोलेंगे, यानी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ आपको बताना है एक्स वाई और जेड क्या है। तो यहाँ 6CO2 प्लस 6X और रिएक्शन हो रहा है, सनलाइट लिखा हुआ है, और ग्लूकोज और 6Z बना रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ आप पहचान पा रहे होंगे कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जहाँ पे X जल की मात्रा को दिखा रहा है यानी H2O को शो कर रहा है ये, और Y जो है क्लोरोफिल, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल रहेगा तो ही जाके ऑटोट्रोपिक नेचर शो कर पाएगा प्लांट अपना, और उसके बाद लास्ट में जो बाय प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है प्लांट के अंदर वो Z है, यानी ऑक्सीजन की बात यहाँ की जा रही है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग ब्रीदिंग यानी ब्रीदिंग के दौरान क्या, एयर इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड, यानी हवा अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन लिया जाता है और ऑक्सीजन ही निकाल दिया जाता है,
या ऑक्सीजन से भरी हुई हवा इनहेल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है, या एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है उसे इनहेल किया जाता है और ऑक्सीजन से भरी हुई हवा निकाल दी जाती है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए पे कई बच्चे जाएंगे, ऑप्शन ए, क्योंकि हवा लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। लेकिन मैं बताऊं इसका एकदम सटीक आंसर जो होगा वो होगा एयर रिच इन ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड फ्रॉम द बॉडी। इसका ये एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको XYZ टर्म्स दी हुई हैं, आपने उसका नाम और सही काम पहचानना है। ऑप्शन ए पे देखें तो स्टमक में पित्त रस का निर्माण यानी बाइल का सेक्रेशन, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल वाली बात है। ऑप्शन बी में देखें इंटेस्टाइन यानी पचित पोषणों का अवशोषण, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। सी ऑप्शन में लीवर में HCl, और एक्स जहाँ पे दिया गया है वहाँ पे बताया गया है ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूसेस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे एकदम सटीक आंसर इसका बैठेगा वो है बी एकदम सटीक आंसर बैठेगा। ठीक है, बी में क्यों? कई लोग सोच रहे होंगे एक्स भी तो हो सकता था, तो यहाँ पे एक्स जो है ये स्टमक को शो कर रहा है और स्टमक के अंदर पैनक्रियाज लोकेट नहीं किया जा सकता, इसलिए बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में सेम क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए था तो मैंने इसे भी इसमें इंक्लूड कर लिया। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्गन एंड इट्स मेन फंक्शन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप यहाँ से बता सकते हैं लीवर produces bile, small intestine releases enzyme that help in digestion of cellulose, stomach produces pancreatic juice। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एकदम सही जवाब जो होगा वो ए हो जाएगा, लीवर से यानी यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द बाइल जूस ड्यूरिंग डाइजेशन, यानी पाचन के दौरान बाइल क्या काम यानी पित्तरस क्या काम नहीं करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स यानी फैट्स को तोड़ना ये काम तो बिल्कुल करता है। मेक द फूड अल्कलाइन यानी खाने को ये क्षारीय बनाता है, बिल्कुल सही है। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज ये काम नहीं करता है, यानी यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, ये काम नहीं परफॉर्म किया जाता है बाइल जूस के जरिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज फॉर वाइडर व्यू इन शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए कौन से शीशे का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए पता लगाते हैं। बिग प्लेन मिरर बिल्कुल नहीं होगा, बिग कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है, पीछे वाला पोर्शन एकदम पेंटेड होता है, आगे पॉलिश सरफेस है, और यहाँ क्या होगा आप देख सकते हैं इसका फील्ड ऑफ व्यू एकदम बढ़ जाता है। आपने इसे जहाँ पे चौराहे पे कहीं लगे हुए देखा होगा, जिसमें सामने आते ही गाड़ियाँ नज़र आती हैं और बाएं वाले रोड की या दाएं वाले रोड की भी गाड़ियाँ नज़र आ जाती हैं। इस वजह से इसमें अगर आंसर की बात करें तो आंसर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी बड़ा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, यानी कौन अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं है, चलिए चेक करते हैं कौन सी विशेषता नहीं है। हमेशा सीधा दिखता है, नहीं जी, हमेशा सीधा नहीं दिखेगा, एक ही कंडीशन में ही सीधा दिखता है जो कि मिरर के पीछे इमेज बनती। यूजुअली इन्वर्टेड एंड ऑफ डिफरेंट साइड ये हो सकता है। ठीक, ये करेक्ट है। रियल इमेज, रियल भी हम हमेशा नहीं कह सकते क्योंकि हमेशा रियल नहीं बनता है।
यानी अगर यहाँ पे हम पता करें कि कौन सा ऑप्शन एकदम गलत है, यानी अगर हम गलत की बात करें, गलत ही पूछा गया यहाँ पे, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 23 में दो डायग्राम शो किए गए हैं और आपसे पूछा गया कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर के बारे में, यानी अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। जो भी मिरर ऐसे बना होता है और पीछे से अगर इसकी क्या कहते हैं पेंटिंग हुई हो और आगे रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा हो, रिफ्लेक्शन अगर यहाँ से हो रहा है, इसका मतलब ये जो मिरर है, ये तो मिरर है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, सारी लाइट आएगी और एक ही पॉइंट पे यानी फोकस के ऊपर आ जाएगी, तो ये इस मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। और दूसरा जो मिरर होता है इस तरीके का होता है जिसमें पेंटिंग इस तरफ रहती है, रिफ्लेक्शन वाला सरफेस इस तरफ है, तो ये क्या करेगा, सारी की सारी लाइट्स को ऐसे बिखेर देता है सारी डायरेक्शन में। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ये डाइवर्जिंग मिरर है और डाइवर्जिंग मिरर को ही कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ शीशा पहचानने के लिए बोला गया था, दर्पण को पहचानिए, तो हमने पहचान लिया दर्पण को। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है, 3 सवाल हैं, तीनों सवाल ही बहुत आसान हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर इज, कन्वर्जिंग मिरर देखिए यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर बताया गया, कन्वर्जिंग मिरर यानी कनकेव मिरर की बात हो रही है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ की बात की गई है। तो अगर हम चर्चा करें कि क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर इस तरीके का बनता है और यहाँ से अगर साइन कन्वेंशन आप लोग जानते होंगे तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा माइनस साइन लिया जाता है। ठीक, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव साइन बनेगा। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस इस तरफ बनेगा, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं दूसरे सवाल पे, यानी 25वां सवाल। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, यानी यहाँ देखिए कन्वर्जिंग मिरर बोल दिया था और यहाँ पे कनकेव मिरर बोल दिया, दोनों बातें एक ही है। उस रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पूछ रहा है फोकल लेंथ, तो ये हो जाता है 2f के बराबर हो जाता है। फोकल लेंथ निकालना है, f निकालना है, यानी r/2 लिख देंगे, यानी 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिनोमिनन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ऑब्जर्व ड्यू टू, यानी जो तारे टिमटिमाते हैं किस वजह से टिमटिमाते हैं, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। आपको पता है कि क्या कहते हैं, बहुत सारे लेयर्स में हमारा एटमॉस्फेयर बटा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई स्टार से स्टार की लाइट कभी आती है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कभी अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे होते होते और जो सरफेस पे, पृथ्वी के सरफेस पे जो आदमी खड़ा रहता है उसे वो तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला जाता है। हिंदी में इसी चीज़ को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता की एसआई इकाई और फोकस दूरी की एसआई में संबंध बताना है आपने। ठीक है, संबंध बताने, रिलेशन क्रिएट करना है, पावर ऑफ अ लेंस एंड एसआई यूनिट ऑफ अ लेंथ। ठीक है, तो हमें पता है पावर ऑफ लेंस होता है 1/f। ठीक है, 1/f होता है, जहाँ पे f जो है मीटर में होगा, जहाँ पे f जो है मीटर में होगा, तो यानी पावर की जो यूनिट हो जाएगी ये तो हो जाएगी
डायोप्टर। लेंस के जो पावर की यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी डायोप्टर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है यहाँ पे, ये एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, यानी कनकेव लेंस की जो पावर होती है ये कैसी होगी, कनकेव लेंस की जो पावर है ये कैसी होगी, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कनकेव लेंस कुछ इस तरीके का बनता है। अब अगर इसका स्फीयर देखा जाए तो स्फीयर इस तरफ को क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम स्फीयर देखें तो स्फीयर इस तरफ को क्रिएट होगा। फोकल लेंथ इसका इधर होगा, नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, इसलिए पावर ऑफ कनकेव लेंस, पावर ऑफ कनकेव लेंस ये अपने आप में कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि आपने चित्र को देखना है, यानी डायग्राम को देखना है, सही पाथ में कौन सा रे ट्रैवल कर रहा है। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है आपको, इसमें तो देखो नहीं हो सकता क्योंकि रे ऐसे जा रही है तो कहीं ना कहीं ये ऐसे जाएगी, ऊपर की तरफ को नहीं जाएगी, बेंड होगी। यहाँ पे रे एंटर कर रही है, थोड़ा सा डेविएशन शो किया, डेविएशन शो करने के बाद नीचे की तरफ चली गई। यहाँ देखते हैं ऐसे रे आई है तो लगभग ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे रे आई है तो इस सरफेस से टकराने के बाद कुछ ना कुछ बेंडिंग होनी चाहिए थी। तो इससे अगर हम देखें तो इन सब में इसका पैटर्न जो है, इस वाले रे का जो पैटर्न है ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ डायग्राम में थोड़ी सी गलती हो गई है, वैसे ये पैटर्न एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये कह रहा है कि जब, यानी when beam of white light fall on one face of prism, a spectrum is found on the screen. In this spectrum which color bends the most and which least? तो हम बना लेते हैं प्रिज्म। प्रिज्म बनाया और वाइट लाइट अगर यहाँ से एंटर करवा रहे हैं तो ये क्या होगा, वाइट लाइट ऐसे एंटर करती है। ठीक है, जानी तो ऐसे चली जानी चाहिए, लेकिन यहाँ एंटर करने के बाद ये क्या होता है, बेंड कर जाती है। ठीक है, तो जो सबसे कम बेंड करती है वो होती है रेड लाइट, और जो सबसे ज़्यादा बेंड करती है वो होती है वायलेट लाइट। तो यहाँ पे देखिए जैसे पूछा गया है हम सवाल में जवाब भी वैसा ही देंगे। विच इन दिस स्पेक्ट्रम विच कलर बेंड्स द मोस्ट, सबसे कम बेंड कौन सा होता है, एंड विच बेंड्स द मोस्ट एंड विच लीस्ट, यानी सबसे ज़्यादा बेंड और सबसे कम बेंड, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेंड फिर सबसे कम बेंड। ठीक है, और अपनी इस श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में डाल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।